हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में जो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ सॉइल, तो उसके जो क्वेश्चन हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं अगर ऐसे ही और कोई वीडियो बनाऊं क्वेश्चन से संबंधित या डिटेल कोर्स से संबंधित, तो जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिटेल कोर्स जो है पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डैश दिया है, इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एजेंट है ट्रांसपोर्ट एलुवियल सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जी देखिए, हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो जो वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है तो उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वाटर, वो जो है सही कर देंगे हम उसको। ठीक है, तो वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अब कह रहा है कि टेलस इज ए ट्रांसपोर्टेड बाई। तो देखिए, जो सॉइल ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेड होती है उसे हम टेलस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, टेलस एक सॉइल का उदाहरण है और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस मायने में कि मान लीजिए कि कहीं कोई पहाड़ी है, तो यहाँ से जब रॉक का क्षरण होगा, अपक्षय होगा, तो ये जो है ऊंचाई से क्या करेगा, कोई भी चीज़ जो है नीचे क्यों आती है, नीचे इसलिए आती है गुरुत्वीय बल के कारण। तो ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इसी को हम ग्रेविटेशनल बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अ, ये वाला ऑप्शन जो है ग्रेविटेशनल वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेन प्रिडोमिनेंटली। तो देखिए, बेंटोनाइट जो क्ले होती है उसमें मुख्य घटक जो होता है मोंट मोरिलोनाइट होता है। ठीक है ना, मोंट मोरिलोनाइट ये जो है एक खनिज है जिनसे मिलके जो है मिट्टी बनती है। तो मोंट मोरिलोनाइट जो है इसमें प्रिडोमिनेंट होता है। फिर से केओलाइन इलाइट, तो ये जो है जो मिट्टी बनती है उसके जो है मेन कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेंटोनाइट है इसमें मुख्य रूप से जो है मोंट मोरिलोनाइट होता है। और मोंट मोरिलोनाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है ज़्यादा स्वेलिंग करता है और ज़्यादा श्रिंकेज करता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड होते हैं इसके जो एक पार्टिकल की बात करें या एक सीट की बात करें, तो उसमें जो बॉन्ड होते हैं उनमें जो है गैप ज़्यादा होता है। तो उसमें जो वाटर होता है वो आसानी से प्रवेश कर जाता है और आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माउंट मोरिलोनाइट सही हो जाएगा। फिर है चौथा नंबर क्वेश्चन, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है किस में पाया जाता है। तो देखिए, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन सिल्ट एंड क्ले, हाईली प्लास्टिक क्ले और ग्रेवल। तो जो फाइन सिल्ट एंड क्ले वाली सॉइल होती है उसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है ना, और इसकी जो है बियरिंग कैपेसिटी जो है कुछ ज़्यादा होती है। देखिए, हनीकॉम्ब मतलब कि अ, दो सॉइलें होती हैं और उसको कण जो है ऐसे ऐसे होते हैं और बीच में जो है खाली स्थान होता है। ठीक है, और ये कण ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं आपस में। तो ये इनमें स्पेस होता है, लेकिन जो है इनकी जो है बियरिंग कैपेसिटी जो है दूसरे की तुलना में जो है ज़्यादा होती है। ये जो है हम इसका अलग टॉपिक है, ये बेसिक्स ऑफ सॉइल के अंतर्गत नहीं है। सॉइल जो बनती है उसका एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल इज कॉल्ड। तो जो ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है कि ग्लेशियर द्वारा, ठीक है ना, ग्लेशियर द्वारा एक होता है, और दूसरा होता है ग्लेशियर का जो वाटर है उसके द्वारा। तो जो ग्लेशियर वाटर द्वारा, अगर ग्लेशियर का जो वाटर है, ठीक है ना, ग्लेशियर अगर वाटर में पिघल करके
और उसके द्वारा जो वाट सॉइल ट्रांसपोर्टेड हो रही है तो उसको हम टिल बोलते हैं, ठीक है। और केवल ग्लेशियर की बात करें, केवल ग्लेशियर की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैलस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाना है, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर केवल ग्लेशियर कह रहा है, ठीक है ना। अगर ग्लेशियर वाटर कहता या ग्लेशियर जो है बोल्डर है ऐसा कुछ बोलता, तो यहाँ पे जो है हम ग्लेशियर कह रहा है तो यहाँ पे टैलस हम सही करेंगे, ठीक है। तो क्या हम सही करेंगे यहाँ पे, टैलस। और ग्लेशियर वाटर कहता तो हम जो है टिल सही करते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भेद्य मिट्टी पर पाई जाने वाली संरचनाओं की संरचनाओं के लिए अभेद्य फर्श के डिजाइन में प्रयुक्त ब्लेग के विसर्पण सिद्धांत से संबंधित सही कथन की पहचान करें। तो इसके लिए जो इनका जो सिद्धांत है तो वो है ये जो डी नंबर दिख रहा है ये वाला है, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिप। तो ब्लेग का जो सिद्धांत था वो क्या है कि हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिप, तो इसको ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें दिया है कि ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज ड्राई डेंसिटी हैज ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज ड्राई यूनिट वेट 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। क्या कर रहा है, हमको वाटर कंटेंट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट वेट दिया है, गामा डी दिया है, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। और जी का मान दिया है और गामा डब्लू का भी मान दिया है, ठीक है। और हमें वाटर कंटेंट जो है ज्ञात करना है। तो तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड सॉइल भी है, तो हमें सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो हमको वाटर कंटेंट ज्ञात करने की क्या करना पड़ेगा, जी डब्ल्यू बराबर एस ई, ये वाला जो फार्मूला है ये हम लगाएंगे और इससे जो है वाटर कंटेंट निकल आएगा, ठीक है ना। तो हमको ई नहीं मालूम है तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, यहाँ से गामा डी निकाल लेंगे, ठीक है। गामा डी बराबर जी गामा डब्लू अपान सॉरी गामा डी बराबर जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 + ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा डी का मान 18,000 दिया है तो ये रख देंगे, जी का मान 2.65 दिया है ये रख देंगे, और गामा डब्लू का मान दिया है 9810 ये रख देंगे। तो यहाँ से ई निकल जाएगा और ई जब निकल जाएगा तो जी डब्लू बराबर एस ई। तो ये सेचुरेटेड तो आई के लिए बोल रहा है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा 1, और डब्लू यहाँ से वाटर कंटेंट हमें निकल जाएगा, ठीक है ना। और ई की जो वैल्यू है यहाँ से पता चल जाएगी और जी जो है दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, डब्लू पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप सॉल्व कर लेंगे, हाँ मैंने बता दिया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मानक वर्गीकरण के अनुसार मृदा को डैश में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है मृदा को 18 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 9 नंबर क्या कह रहा है, द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एवोलिन सॉइल। तो जो सॉइल हवा द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है उसे हम एवोलिन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। विंड द्वारा, वायु द्वारा, तो वायु द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम एवोलिन सॉइल बोलते हैं, और वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेड रहेगी तो उसे एलुवियल सॉइल, और ग्लेशियर द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल रहेगी तो उसे टाइलस, और वाटर द्वारा उसके ट्रांसफ़र रहेगी तो हम उसे टील बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाना है। 10 नंबर क्या कह रहा है, द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। तो जो प्लांट के लिए जो सॉइल मॉइस्चर जो है यूजफुल होता है वो होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है प्लांट के लिए यूजफुल होता है। देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर और ग्रेविटी वाटर और नन ऑफ द
अदर्स। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो जैसे कि ये सॉइल का एक पार्टिकल हो गया ना, तो इस पार्टिकल पे जो है चार्ज रहते हैं, ठीक है, माइनस और प्लस जो है चार्ज रहते हैं। तो इन माइनस प्लस चार्ज के कारण जो है हमने पढ़ा है जो H2O होता है वो जो है पोलराइज हो जाता है, ठीक है। ये जो चार्ज होते हैं तो ये पोलराइज हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है और इधर H रहते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन पे जो है माइनस हो जाता है, -2 हो जाता है और यहाँ पे प्लस। पोलराइज होना का मतलब है कि ऑक्सीजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन है और इसके पास प्रोटॉन है। तो ऑक्सीजन की जो है ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन जो है जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है उस पे माइनस आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो जब ये अपनी तरफ खींच ले जाता है तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। और इधर से क्या हो जाता है, ये प्लस बन जाते हैं। तो ये जो है पोलराइज होकर के पोलराइज हो जाते हैं, तो इन पे प्लस और निगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो पार्टिकल होता है सॉइल का एक, तो उस पे भी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ज़्यादातर पे जो है क्ले का पार्टिकल है तो उस पे निगेटिव चार्ज होते हैं और उसके एजेस पे जो है निगेटिव चार्ज और उसके सरफेस पे जो है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कुछ होता है। तो अब ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल को जो है, अगर इसको मैं मिटा के फिर से बताता हूँ। तो पोलराइज हो गए हैं जब ये, तो ये जो है सॉइल का जो है कण है, ठीक है, पार्टिकल है और इस पे निगेटिव चार्ज है इधर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा ये कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर ऑक्सीजन वाला जो निगेटिव चार्ज है वो आके जुड़ जाएगा। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव जो पास पास में हैं तो वो स्ट्रांगली जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो जब ये स्ट्रांगली जुड़े हैं तो प्लांट जो है इनको जो है खींच नहीं पाएगा। प्लांट तो जो है कैपिलरी एक्शन के कारण ही खींच पाता है, तो इनको जो है खींच नहीं पाएगा और ये जो है पार्टिकल के साथ ही चिपके रहेंगे, तो इनका जो है कोई यूज नहीं हो पाता। ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है इनका जो है कोई यूज नहीं हो पाता, तो ये जो है उसके साथ ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो है कैपिलरी वाटर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल होता है, जो कण होते हैं, कणों के बीच में जो है ये रहता है। जो कण होते हैं कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उनमें ये चढ़ता है, ठीक है ना। तो सही हो जाएगा कैपिलरी वाटर। अब 11 नंबर क्या कह रहा है, निगेटिव पोर प्रेशर कैन बी डेवलप। तो निगेटिव पोर प्रेशर जो है किस में डेवलप होता है, तो देखिए निगेटिव पोर प्रेशर जो है लूज सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, डेंस सैंड एंड ओसी क्ले, और क्या है लूज सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और डेंस सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। तो जो है निगेटिव पोर प्रेशर जो है वो डेंस सैंड और ओसी क्ले इसमें जो है डेवलप होता है, ठीक है ना। किसमें से होता है, डेंस सैंड एंड ओसी क्ले। ऐसा इसलिए है कि देखिए क्या होता है, ये सॉइल के कण हैं और ये जो है आपस में जो है अरेंज हैं, ठीक है ना। जब डेंस रहेंगे तो ये जो है खाली स्थान है इनका जो बीच में, इसमें जो है भरा रहेगा, इसमें जो भरा रहेगा। तो जब ये सॉइल के कण जो है आपस में डेंस है और ये जब स्लाइड करेंगे हटेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो है खाली स्पेस बनेगा और जैसे कि हम लोग सक्शन नहीं हो, जैसे सक्शन होता है ठीक वैसे ही यहाँ पे सक्शन जनरेट होगा। तो वो जो है निगेटिव जो है क्या जनरेट करेगा, निगेटिव पोर प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पे जब सक्शन होगा तो ये जो नीचे से वाटर है उसको जो है सोख लेगा, ठीक है ना। तो जो अगर ऊपर से अगर ऊपर से कोई प्रेशर लगेगा तो वो जो है पॉजिटिव है, ठीक है। और पोर प्रेशर जो है निगेटिव होता है, ठीक है ना, वो नीचे से ही लगाता है दबाव। तो नीचे से सक्शन होगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये जो है ऊपर जितना ऊपर प्रेशर मान लीजिए कि कुछ क्वांटिटी में लग रहा है, मान लीजिए कि 10 लग रहा है और पोर प्रेशर जनरेट हो गया 2 का, तो ये 10 माइनस, देखिए ये ऊपर से लग रहा है 10 और नीचे से 2 लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा 8, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। तो जब डेंस रहेगी सॉइल तो उसके कण जो स्लाइड होंगे या हटेंगे तो वहाँ पे सक्शन जनरेट होगा और पानी उसमें चढ़ जाएगा, तो इसी को हम पोर प्रेशर जो है बोलेंगे। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है, डेंस सैंड एंड ओसी क्ले, ठीक है, तो ये जो है सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्या कह रहा है, फार ए गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड जो मेथड होता है वो जो है मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट जो है ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये जो है वाटर कंटेंट ज्ञात करने की जो है क्विक विधि है, ठीक है ना, जिसको हमने सॉइल वाले लेक्चर में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जो है जा करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब 13 नंबर, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज टर्म। तो अगर सॉइल हमने बताया कि अगर सॉइल वो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेड है तो क्या हो जाएगा, वो कोलुवियल सॉइल हो जाएगा। 14 नंबर क्या कह रहा है, डैश के लिए मिट्टी की सतह पर मौजूद पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि और विकास करता है। तो जो है हम जब एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है इसके अंतर्गत जो हम मिट्टी की परिभाषा देते हैं वो ही जो है पौधों के ग्रोथ और उसके विकास के लिए जो है सहायता होता है, ठीक है ना, पौधों के ग्रोथ और विकास के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो एग्रीकल्चरिस्ट होगा। और जियोलॉजिस्ट क्या होगा, इसकी हम परिभाषा ये देते हैं कि अगर जो है पेड़ पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर जहाँ तक जाती है वहाँ तक हम जो है सॉइल उसको मानते हैं। और एग्रीकल्चरिस्ट में हम ये मानते हैं कि अर्थ सरफेस के जिन भागों में जो है पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वही सॉइल है। और इंजीनियर्स की दृष्टि से जो है जितनी भी सारी हैं पाई जाती हैं पृथ्वी के सरफेस पे वो जो है सॉइल है। तो यहाँ पे जो है जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सिल्ट इज द, तो सिल्ट क्या है, नॉन कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल, ग्रेवल या एग्रीगेट। तो देखिए क्ले, ठीक है, क्ले और सिल्ट, तो क्ले को भी और सिल्ट को भी हम कोहेसिव सॉइल मानते हैं, ठीक है, क्यों इसके कण जो है छोटे छोटे होते हैं। और जो क्ले के बाद जो आती है क्ले सिल्ट, और सिल्ट के बाद जो आती है सैंड और ग्रेवल, सैंड, और इसके बाद से आता है GRAVEL, ग्रेवल। तो ये जो है नॉन कोहेसिव सॉइल है। तो यहाँ पे सिल्ट क्या है, कोहेसिव सॉइल है। द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल, अब कह रहा है कि क्ले पार्टिकल का जो है मैक्सिमम साइज कितना होता है। तो क्ले पार्टिकल का मैक्सिमम साइज जो है 2 माइक्रान, ठीक है, क्ले पार्टिकल का जो है मैक्सिमम साइज कितना होता है, 2 माइक्रान, यही होता है। अगर देखिए क्ले पार्टिकल का जो साइज का रेंज है वो -2 माइक्रान से 2 माइक्रान तक, सॉरी 0.2 माइक्रान से 2 माइक्रान तक है, ठीक है ना, 0.2 माइक्रान से 2 माइक्रान तक। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम साइज बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 2 माइक्रान। और देखिए 1 माइक्रान बराबर होता है 1 माइक्रान बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है, 10 × 10⁻⁻6 जो है मीटर। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये वाला सही हो जाएगा 0.002 mm। तो हमने बताया कि 1 माइक्रान बराबर 10 × 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर हम इसको में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 1000 mm। तो यहाँ पे -6 है और इसके बाद से 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ ठीक है ना। तो अब इसको हम पॉइंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.001, यानी कि जो है 3 अंक पे दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए 3 अंक पे दशमलव है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्या कह रहा है, कॉमन सैंड इज वेराइटी ऑफ। तो जो सैंड होता है वो उसका जो है क्वार्टज होता है उसका होता है, ठीक है।
कैल्साइट, फेल्सपर और क्लोराइट और क्वार्टज। तो जो सैंड होता है, हमने बिल्डिंग मटेरियल में देखा था कि जो सैंड के घटक हैं, तो मुख्य रूप से जो क्वार्टज होता है उसका होता है, ठीक है ना। सैंड स्टोन जो है, सैंड स्टोन का मेन कंपोनेंट क्वार्टज, और उससे ही बनती है सैंड, तो ये जो है क्वार्टज है। यहाँ पे कॉमन सैंड इज ए वेराइटी ऑफ क्वार्टज। 18 नंबर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोहेसन विल बी। तो मोबिलाइज कोहेसन की जो वैल्यू होती है वो जो है सी के बराबर होती है, जो है सी के बराबर होती है। देखिए मोबिलाइज कोहेसन क्या होता है कि ये कोई स्लोपी सरफेस है, और इस पे जो है इतना जो है सॉइल का जो टुकड़ा है ये जो है मतलब कि यहाँ से जो है इस वाले स्लोप से वो जो है फिसल रहा है, ठीक है ना, स्लिप कर रहा है। तो इस फिसलन को रोकने के लिए जो कोहेसन की ज़रूरत होती है वही, उसी को क्या बोलते हैं हम, मोबिलाइज कोहेसन, ठीक है। इस फिसलन को रोकने के लिए जो कोहेसन की ज़रूरत पड़ती है वो जो है मोबिलाइज कोहेसन, हम उसको बोलते हैं। और एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो है हम यूज करते हैं इसके लिए, तो वो क्या होता है, एक्चुअल कोहेसन, मतलब कि यहाँ पे कितना कोहेसन है, और इसको रजिस्ट करने के लिए जो कोहेसन चाहिए उसके अनुपात जो होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल कोहेसन कितना है, और उसको स्लाइड को रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसको डेवलप करने के लिए जो कोहेसन चाहिए उसके अनुपात को जो है हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्या कह रहा है, एन आइसोबार इज ए लाइन विच कनेक्ट ऑल पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस एट विच। तो आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार होता है कि जितने भी सारे वर्टिकल स्टेस आ रहे हैं उन सबको जो है मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाना है, सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्या कह रहा है, द विंड ब्लोन सॉइल आर एसोसिएटेड विथ। वायु प्रवाह मिट्टी के साथ संबंध होती है। तो देखिए जो वायु वायु द्वारा जो प्रवाह होके मिट्टी आती है उसको हम लोएस बोलते हैं, ठीक है। लोएस जो है इसके पार्टिकल छोटे होते हैं, और एक और सॉइल बनती है जिसे हम सैंड ड्यून कहते हैं, सैंड ड्यून या ड्यून केवल बोलते हैं, ठीक है, ड्यून सैंड। तो ये जो है वायु द्वारा ट्रांसपोर्टेड जो है सॉइल है, सैंड ड्यून, सैंड ड्यून या लोएस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो लोएस है, तो यहाँ पे जो है लोएस सही हो जाएगा। अब 21 नंबर क्या कह रहा है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन। तो ब्लैक कॉटन जो सॉइल है वो फाउंडेशन के लिए अनसुटेबल है। क्यों, इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज विथ चेंज टू एटमॉस्फेयर कंडीशन। अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, स्वेल एक्सेसिवली व्हेन वेट। कह रहा है कि जो है ये जब वेट होती है तो ज़्यादा फूल जाती है। और श्रिंक एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, मतलब कि सूखे होने पर अत्यधिक सिकुड़ जाती है। तो देखिए ये जो है तीनों की तीनों बातें जो है सही हैं। वायुमंडलीय परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ जो है आयतन परिवर्तन से गुजरती है। तो ये तीनों बातें सही है, क्योंकि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मोंट मोरिलोनाइट होता है, ठीक है ना। मोंट मोरिलोनाइट जो है इसका मेन कंपोनेंट होता है, और जो मोंट मोरिलोनाइट है इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके बीच में जो है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो है वाटर जो है आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो जब वाटर आसानी से प्रवेश कर जाएगा तो जो क्या होगी कि फूल जाएगी, और जब स्पेस ज़्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में तो वाटर क्या होगा कि आसानी से निकल भी जाएगा, तो ये जल्दी जो है श्रिंक भी कर जाएगी, ठीक है ना, संकुचित हो जाएगी, सिकुड़ भी जाएगी। तो इस मोंट मोरिलोनाइट के कारण ही जो है इसकी ये सब प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो है तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही हैं, ठीक है। 22 नंबर क्या कह रहा है, कोहेशन लेस सॉइल इज। अब कह रहा है कि कोहेशन लेस सॉइल कौन सी है,
तो कोहेशनलेस सॉइल जो है, देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा था जो क्ले है ये कोहेसिव सॉइल है और सिल्ट भी कोहेसिव सॉइल है, और यहाँ पे सैंड जो है ये कोहेशनलेस सॉइल है। कोहेसिव और कोहेशनलेस, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कोहेसिव रहेगा, अगर एक ही प्रकार के कणों के बीच में जो है बल लग रहा है, ठीक है ना, एक ही कणों के प्रकार के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और कोहेशनलेस का मतलब होता है कि जो है उसमें जो है एक ही प्रकार के कणों के बीच में जो है आकर्षण बल न लगे। तो ये जो क्ले और सिल्ट होती है, तो इनके कणों के बीच में जो है आकर्षण बल लगता है, तो ये क्या है, दोनों कोहेसिव सॉइल हैं, ठीक है। अगर उनके कणों के बीच में आकर्षण बल न लगे तो कोहेशन उसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सही कर देंगे उसको हम। अब 23 नंबर क्या कह रहा है, द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरी ड्यू टू परसेंस ऑफ। तो देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल की जो मुख्य रूप से जो है मोंट मोरिलोनाइट के कारण ही स्वेलिंग नेचर होता है, ठीक है ना। और केओलनाइट इललाइट तो इनके कारण जो है नहीं होता। केओलनाइट में जो है हाइड्रोजन बांड होने के कारण जो है इसके कण जो है बहुत पास पास होते हैं और इनमें जो है वाटर प्रवेश नहीं कर सकता, और इललाइट जो है इन दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पे हाँ, पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही कर देंगे। अब 24 नंबर क्या है, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल आर नोन एज। तो देखिए यहाँ पे ग्लेशियर द्वारा डिपॉजिट सॉइल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टील बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टील। लोम ए मिक्सर ऑफ। तो अगला क्वेश्चन है, लोम जो है मिक्सचर है। तो लोम जो है सैंड सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है, और इन तीनों में से सैंड सिल्ट और क्ले तीनों में जो इनका परसेंटेज है, वो किसी का भी जो परसेंटेज है वो 50% से कोई का भी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगा। मतलब लोम जो सॉइल है वो सैंड सिल्ट और क्ले इन तीनों का मिश्रण है, और इन तीनों का जो है परसेंटेज 50% से ज़्यादा नहीं होगा। 50% से ज़्यादा नहीं होगा तीनों का परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अब 26 नंबर क्या है, लेकस्ट्राइन सॉइल आर, और इसके बाद से क्या है दिख नहीं रहा है, सरोवरीय मृदा के स्थानांतरित होती है। लेकस्ट्राइन सॉइल आर दो सॉइल विच आर। अब पूछ रहा है कि लेकस्ट्राइन सॉइल कौन सी है, ठीक है ना। लेकस्ट्राइन सॉइल आर सॉइल लेकस्ट्राइन सॉइल आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो झील की तली में जो सॉइल पाई जाती है उसे हम लेकस्ट्राइन सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। लेक मतलब होता है झील, तो जो झील के नीचे जो झील की तली में जो सॉइल पाई जाती है उसे हम लेकस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल कंस्टिट्यूएंट हेमाटाइट इज। तो हेमाटाइट का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा। तो जो हेमाटाइट है वो जो है लोहे का अयस्क है ना। हेमाटाइट का जो है ये लोहे का अयस्क है, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 5 to 5.3 के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। तो अब कह रहा है कि किस सॉइल की जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम होगा। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यू पी बराबर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। डब्ल्यू पी ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है ना। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, क्ले, कोबल, सिल्ट और ग्रेवल। तो अगर हम देखें तो वाटर जो है कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो है क्ले होता है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी रुकिए 1 मिनट।
यहाँ पे देखें, अगर हम पार्टिकल के रूप में अरेंज करें, अगर इनको हम साइज के रूप में अरेंज करें, तो जो क्ले है वो सबसे छोटा है, फिर इसके बाद से सिल्ट आता है, ठीक है, फिर इसके बाद से सैंड आता है, फिर इसके बाद से ग्रेवल आता है, और फिर इसके बाद से कोबल आता है, ठीक है ना। ये इनका साइज का क्रम है, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप एक बात समझिए कि अगर कणों का साइज छोटा है, ठीक है, अगर हम सेम आयतन लें, एक निश्चित आयतन में इन तीनों कणों को लें, तो जिन कणों का जो है साइज छोटा होगा उनके बीच में जो है खाली स्थान जो है ज़्यादा होंगे। तो क्ले वाले में जो है वॉइड्स ज़्यादा होंगे सबसे, फिर सिल्ट में कम हो गए इससे, फिर सैंड में उससे भी कम होंगे, फिर ग्लेवल में उससे भी कम होंगे, और सबसे कम जो वॉइड्स होंगे वो जो है कोबल में होंगे, ठीक है ना। तो ये इनका क्रम है। तो वॉइड्स, अब जब जो वाटर रहता है, जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, ये क्या है, ये जो है तीनों लिमिट जो है वाटर कंटेंट ही है, ठीक है ना, पानी की मात्रा है। अब हम इसको डिफाइन कर दिए हैं कि यहाँ प्लास्टिक लिमिट पे ये स्थिति होगी, लिक्विड लिमिट पे इसकी स्ट्रेंथ एकदम नहीं रहेगी, वाटर की तरह व्यवहार करेगा, श्रिंकेज लिमिट पे जो है उसके आयतन में कमी नहीं होगी, ये हमने डिफाइन किया है। तो जब वॉइड्स ज़्यादा हैं, क्ले में वॉइड्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वॉइड्स ज़्यादा हैं तो उसमें जो वाटर रहेगा वो तो वॉइड्स में ही रहेगा ना। तो वॉइड्स में वाटर ज़्यादा रहेगा, तो अब वाइट्स में वाटर रहेगा तो इसकी हम लिक्विड लिमिट देखेंगे, तो वाइट्स ज़्यादा है तो वाटर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी लिक्विड लिमिट जो है सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और कोबल की तुलना में ज़्यादा होगी। तो अब इनका क्रम देखेंगे तो जैसे इनके वॉइड्स का क्रम था कि क्ले में सबसे ज़्यादा और कोबल में सबसे कम वॉइड्स थे, ठीक उसी तरह से जो लिक्विड लिमिट है वो क्ले का सबसे ज़्यादा और जो कोबल है उसका जो है कम होगा, और वैसे ही क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट भी होगा, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का अंतर निकालेंगे तो क्ले का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आएगा, और सिल्ट का जो है इसकी तुलना में कम आएगा, सैंड का और कम आएगा, ग्रेवल का और कम आएगा, और सबसे कम जो है कोबल का आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी हैज प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो है क्ले है उसका जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। अब 29 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट शीट इन केओलिन। तो सिलिका में जो है जो बॉन्डिंग होता है, सॉरी, केओलिन में जो है सिलिका और गिब्साइट शीट के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और उनके बीच में जो है खाली स्थान नहीं रहता, तो वहाँ पे जो है वाटर जो है प्रवेश नहीं कर पाता। तो केओलिन जो है केओलिन जो है क्ले मिनरल, इसमें जो है हाइड्रोजन बांध होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इसके बाद से डैश है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसको हम कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब 31 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे जो है नन ऑफ द एबव जो है सही हो जाएगा, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जिसका जो है ट्रांसपोर्टेशन ना हो, मतलब कि वो एक ही जगह पे रहे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अब देखिए ग्लेशियर है, वाटर है, विंड है,
तो ये सब तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हैं। और रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पत्थर या कोई चट्टान था, वहाँ से टूट के जब सॉइल बनी, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसी भी एजेंट के द्वारा नहीं हुआ, वो जो है वहीं के वहीं रह गई। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब 32 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। अब देखिए, सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो हमने ऊपर जो है साइज देखा था। तो हमने साइज देखा था, क्या था साइज? क्ले का साइज जो है सबसे छोटा था, फिर था सिल्ट, फिर था सैंड, फिर था ग्रेवल, और इसके बाद था कोबल। ठीक है ना? और देखिए, क्ले जो होता है, क्ले के ऊपर जो आता है वो कोलाइडियल पार्टिकल होता है ना, कोलाइडल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इसको आप हाँ लिख लेंगे। तो देखिए, किसी भी कण का जो है साइज जितना छोटा होगा, उसका जो सरफेस एरिया है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये सैंड है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि ये कोई टुकड़ा है, और ये क्या है? सैंड का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये सैंड का एक पार्टिकल है, तो इसके चारों ओर का सरफेस का जो एरिया है वो सरफेस एरिया है। ठीक है, अब जब हम सील्ट देखेंगे तो सील्ट के कण जो है सैंड के कण से छोटे होंगे। तो अगर हम इसको चार भागों में बांट दिया, चार भागों में हमने इसको बांट दिया, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो अब इन चारों कणों का जो सरफेस एरिया है, ये जो सैंड का एक टुकड़ा था इसके तुलना में ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या करेंगे, अब ये जो सिल्ट था, सिल्ट के एक पार्टिकल के वही और कई टुकड़ों में जब बांट देंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जिन कणों का साइज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। और इस साइज के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अगर साइज बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा। तो अब आपको ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है सरफेस एरिया के बढ़ते क्रम में। तो देखिए, हम उल्टा देखते हैं। तो देखिए, जो कोलाइडल पार्टिकल होगा उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए, यहाँ पे कोलाइडल है और यहाँ पे कोलाइडल है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है आ रहे हैं, तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद से क्या आएगा? कोलाइडल पार्टिकल के बाद से क्ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे सैंड है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो गया। फिर क्ले के बाद सिल्ट, सिल्ट के बाद सैंड, सैंड के बाद ग्रेवल, ग्रेवल के बाद कोबल, कोबल के बाद पेबल। ठीक है, तो ये जो क्रम चलेगा, तो सबसे कम जो है, अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, तो सबसे कम जो है सैंड का, फिर सिल्ट का, फिर क्ले का, और सबसे ज़्यादा कोलाइडल पार्टिकल का। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, मिट्टी के गठन के लिए भूमि चक्र है। तो क्या है चक्र? क्या होता है साइकिल? सबसे पहले जो रॉक होती है उसका जो है वेदरिंग होता है। ठीक है, फिर उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। फिर जो है उसका डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट मतलब कि जमाव होता है। ठीक है ना? क्या होता है? जमाव। फिर उसके बाद से अप हेवेल होता है। अप हेवेल मतलब कि वो जो है जम करके और चट्टान का रूप जो है धारण करती है। ठीक है, धीरे धीरे, और फिर क्या होता है? चट्टान बन जाती है पूरी तरह से। तो इसका जो है यही प्रोसेस चलता रहता है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहेवल। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे वेदरिंग, इसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन, डी वाला ऑप्शन जो है सही है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, इसके बाद से अपहेवल। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है वो सही कर देंगे। ठीक है ना? अब 34 नंबर क्या कह रहा है? द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज क्वाइंड बाई। तो सॉइल मैकेनिक्स जो शब्द था वो जो है कार्ल टरजागी ने दिया था। ठीक है, कार्ल टरजागी, TERZAGI। ठीक है,
तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अब क्या है 35 नंबर, अधिक नमी वाली जल जिस मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है उसे कहते हैं। तो क्या यहाँ पे सही होगा? अधिक नमी वाली जल जिस मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है उसे कहा जा सकता है। तो देखिए कैपिलरी वाटर जो होता है वो तो कणों के बीच में थोड़े यहाँ पे सॉइल होती है, यहाँ पे वाटर लेवल है, वाटर टेबल है। तो जो कैपिलरी वाटर जो है थोड़ा से ऊपर जो है इसका रेंज होता है उसमें चढ़ा रहता है, ठीक है। सरफेस जो होता है तो सरफेस वाटर में जो है बहुत सारा वाटर होता है। फिर से भूजल होता है, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर सॉइल में होता है। और इसके बाद से होता है ग्रेविटी वाटर, ये जो है वाटर फ्लो जो है करता रहता है, ठीक है ना, ऊंचे इलाकों से नीचे इलाकों में जो है प्रवाहित होता रहता है। तो यहाँ पे जो है सही हो जाएगा वो ऑप्शन है ग्रेविटी वाटर, ठीक है। तो ग्रेविटी वाटर जो है मिट्टी द्वारा कायम रखा जाता है और ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन जो है हम सही कर देंगे। अब 36 नंबर क्या कह रहा है कि केशिका वृद्धि सबसे अधिक डैश में होती है। तो केशिका वृद्धि जो है सबसे किस में होती है? तो पहला ऑप्शन है कोलाइडल, दूसरा है महीन ग्रेन कंकड़, महीन रेत और सिल्ट। तो यहाँ पे जो है जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसमें जो है केशिका वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। देखिए कैपिलरी अ, हमने एक वहाँ पे पढ़ा है एच बराबर सिग्मा 4 सिग्मा कास थीटा अपन रो जी डी, ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना। तो यहाँ पे अगर डाया यहाँ पे रो जी डी, यहाँ पे जो डाया है वो कणों का जो है डाया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कणों के बीच में स्पेस है वो, जैसे हम ये केस नली लेते हैं तो केस नली का क्या होता है, ये डायामीटर होता है। तो ये डायामीटर जितना कम होगा उतना ही कैपिलरी वृद्धि होगा, ठीक है, उतना ही जो है वाटर जो है ऊपर तक चढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर कोलाइडल पार्टिकल हैं तो ये कण क्या है, छोटे हैं, इनका साइज जो है बहुत छोटा है। तो इनका साइज छोटा है तो ये जो है ज़्यादा मात्रा में कैपिलरी बनाएंगे और इनका जो डायमीटर होगा, स्पेस इनके बीच में जो खाली स्थान होगा वो भी बहुत कम होगा। तो ये जो कैपिलरी बनेगी जैसे कि ये कण हो गए, कोलाइडल कण हो गए चारों तरफ, और इनके बीच में जो खाली स्पेस बचेगा और जो कैपिलरी बचेगी उसका डाया कम होगा तो कैपिलरी राइज क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगर हम महीन ग्रेन कंकड़ की बात करें या सैंड की बात करें या सिल्ट की बात करें तो कोलाइडल पार्टिकल से सिल्ट के या और भी जितने भी सारे कण है इसके ऊपर वाले, हमने ऊपर क्रम देखा था, तो उनका जो है कणों का साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा होगा तो उनके बीच में जो वॉइड्स होंगे वो भी बड़े होंगे और जो कैपिलरी बनेगी तो जो उसका डाया होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो कैपिलरी राइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है वो हम सही कर देंगे। अब 37 नंबर क्या है? पौधों द्वारा प्रयुक्त पानी जमीन में मुख्यतः निम्न रूप से उपलब्ध होता है। तो जो पौधे पानी लेते हैं वो कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। तो पौधे जो है जो पानी लेते हैं वो कैपिलरी वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है उसमें चिपका रहता है। और ग्रेविटी वाटर जो है फ्लो करता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गुरुत्व बल के प्रभाव में। और स्टोर वाटर जो है उसमें स्टोरेज रहता है नीचे जलधारी परतों में। अब 38 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन सॉइल। तो स्टेटमेंट क्या क्या है? कोहेशन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेशन ऑफ क्ले। तो देखिए
मृदा में संसंजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए सत्य नहीं है यहाँ पे बात कर रहा है, तो सैंड में कोहेशन कहाँ होता है? सैंड में तो कोहेशन होता ही नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन जो है पहले वाला जी असत्य दिख रहा है। और भी हम देख लेते हैं, कोहेशन इज ग्रेटर इन वेल कॉम्पैक्टेड क्ले। ठीक है, तो अगर अच्छी तरह से कॉम्पैक्टेड सॉइल है तो उसके बीच में जो है कोहेशन ज़्यादा होगा। कोहेशन ऑफ सॉइल डिक्रीज एज मॉइस्चर इंक्रीज, तो कोहेशन जो है कम होगा। ठीक है, कोहेशन इज इंडिपेंडेंट टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोड अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं वो सही हैं, और पहला वाला ऑप्शन ही क्या है, गलत है। तो जो क्ले होता है, क्ले पार्टिकल के बीच में जो है कोहेशन सबसे ज़्यादा होता है। अगर वो कॉम्पैक्टेड है तो उसके पार्टिकल जो है और करीब आ गए हैं। ठीक है, तो कोहेशन का मान जो है और बढ़ जाएगा। और इसके बाद से कह रहा है कि मॉइस्चर जब बढ़ेगा तो कोहेशन डिक्रीज होगा। तो क्ले क्ले के पार्ट अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो मॉइस्चर क्या होगा कि जो है इन परतों के बीच में जो है जो क्ले मिनरल के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में वाटर के कण जो है घुस जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए वो क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का जो है आकर्षण होता है, और उसमें जो है वाटर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, आकर्षण जो है कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो है एक्सटर्नल लोड से जो है इंडिपेंडेंट होता है, लोड रहे चाहे ना रहे, ये जो है पॉजिटिव निगेटिव जो है आपस में आकर्षित करते रहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो जो पहला वाला ऑप्शन था वो गलत है, तो ए नंबर का जो है हम सही कर देंगे। ठीक है, अब 39 नंबर क्या है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। तो वायु द्वारा ट्रांसपोर्टेड है तो उसे हम एओलिन सॉइल बोलेंगे। रेत के कण किससे बने होते हैं? तो इसमें क्या है, केओलिन, इलाइट, चट्टानी खनिज पदार्थों या मोंट मोरिलोनाइट। देखिए केओलिन, इलाइट और जो है मोंट मोरिलोनाइट, ये सब तो मिनरल हैं, क्ले मिनरल हैं। और चट्टानी खनिज जो पदार्थ हैं इनसे ही मिलके बना रहता है, वो क्या है, क्वार्टज। ठीक है, क्या है, क्वार्टज। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी सॉइल। तो ग्रेवल और सैंड जो है किस कैटेगरी से जो है बिलोंग करती है? एक्सपेंसिव, मतलब कि प्रसार होता है, मरीन सॉइल, एलुवियल सॉइल या कोहेसिव सॉइल। तो देखिए ग्रेवल और सैंड में तो कोहेसिव नहीं होता, ये कोहेशन लेस सॉइल होती है। ठीक है ना, और ये समुद्र में नहीं पाई जाती है, ये वाटर द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। हम देखेंगे तो जितने भी सैंड हैं, हम जो बालू निकाले जाते हैं वो जो है नदियों से निकाले जाते हैं। ठीक है, रेड सैंड, वाइट सैंड, इधर तो जो है ये नदियों से निकाले जाते हैं। और सैंड जो होता है इससे जो बड़े कण होते हैं वो होते हैं ग्रेवल। तो नदी की जहाँ से शुरुआत हो रही है, तो जो नदी की शुरुआत की तरफ जो है बड़े कण डिपॉजिट होंगे तो उसको हम ग्रेवल बोलते हैं, और आगे जाते हैं तो वही कण जो है आपस में टकरा करके और टूटते टूटते छोटे हो जाते हैं तो उसे हम सैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है एलुवियल सॉइल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेड होते हैं। तो ग्रेवल और सैंड क्या है, एलुवियल सॉइल है। ये हम जितने भी सारे क्लासिफिकेशन अभी पढ़ते हैं, क्ले, देखिए क्ले पढ़ते हैं, और इसके बाद से सिल्ट पढ़ते हैं, फिर सैंड पढ़ते हैं, और फिर ग्रेवल, पेबल। तो ये जो है साइज के आधार पे बांटा गया है। ठीक है ना, अगर साइज इतने से इतने रेंज में है तो इसको हम क्ले बोलेंगे, इतने से इतने इसके रेंज में है तो सिल्ट बोलेंगे, सैंड बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। तो ये जो है साइज के आधार पे इनको बांटा गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब 42 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन इन टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। तो कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जो है एजम्पशन नहीं है? तो डार्सी ऑप्शन क्या है, कहाँ, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए डार्सी लॉ अप्लीकेबल। तो हाँ, डार्सी लॉ जो है वन डायमेंशनल के लिए लागू होता है।
सॉइल इज लेटरली कन्फाइंड, हाँ ये लेटरली कन्फाइंड होता है। कन्फाइंड का मतलब कि जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई सर्कुलर सेक्शन हो गया, तो ये इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है, ठीक है ना, पूरी तरह से वाटर से ये क्या है, सेचुरेटेड है चारों तरफ। तो ये हो गया लेटरली कन्फाइंड। सॉइल इज हेट्रोजीनियस, तो ये जो है नहीं माना जाता। सॉइल जो है होमोजीनियस माना जाता है उसको। और सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड, उसको जो है फुल्ली फुल्ली सेचुरेटेड माना जाता है, यानी कि इन कणों के बीच में जितने भी सारे वॉइड्स है उनमें जो है वाटर मौजूद है। तो ये जो है सी वाला ऑप्शन है वो सही कर देंगे इसको, ये हेट्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस करते हैं, ठीक है। और 43 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। अब कह रहा है कि इनमें से जो है क्ले मिनरल कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एलाइट दिया है। एलाइट तो होता है सीमेंट का कंपोनेंट होता है, ठीक है। चार घटक होते हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। तो जो है एलाइट सीमेंट में होता है, मोंट मोरिलोनाइट, इलाइट और केओलिन ये जो है क्ले जो है मिनरल हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो है सही कर देंगे, ठीक है ना, ये क्ले मिनरल नहीं है। अब 44 नंबर क्या कह रहा है, द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ, सिमटने वाली मृदा के साथ संबंधित है। तो जो लोएस होती है वो जो है कोलैप्सिबल सॉइल होती है, ठीक है, लोएस सॉइल। और ड्यून सैंड तो एयर द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, एवलिन सॉइल। और लेटेराइट सॉइल जो है ये क्ले की श्रेणी में आती है। इसके जो है जो चट्टानें होती है वहाँ से जब खनिज मिनरल जो वाटर खनिज मिनरल होता है लिक्विड अवस्था में वो बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे लेटेराइट बन जाती है। और ब्लैक कार्टन सॉइल जो है बेसाल्ट और ट्रैप से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो सही कर देंगे, लोएस। ये कोलैप्सिबल सॉइल है, इसके जो कण होते हैं एक ही साइज के होते हैं, और ये जब वाटर के संपर्क में आता है तो ये अचानक ही जो है जैसे नहीं हम बोलते हैं कि भर भरा के गिर जाना, तो ये जो है भर भरा करके बैठ जाती है अचानक से, तो इसे हम कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। वो 45 नंबर क्या है, द्रवीकरण लिक्विफिकेशन प्रक्रिया सामान्यतः किस प्रकार की मृदा में देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रहे हैं, मूरम, सॉफ्ट सैचुरेटेड सैंड, लूज सैचुरेटेड सैंड और फ्रैक्चर रॉक। तो देखिए यहाँ पे जो लूज सैचुरेटेड सैंड है वहाँ पे जो है लिक्विफिकेशन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, लूज सैचुरेटेड सैंड। सॉफ्ट सैचुरेटेड सैंड में जो है नहीं, क्यों, देखिए लूज रहेगी तो उसमें जो है वॉइड्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और हम जो पढ़ते हैं आई बराबर G-1/1 + E, ठीक है। तो यहाँ पे रॉक रहेगा तो रॉक की तो बात रॉक जो रॉक होगा, तो अगर रॉक में दरार पड़े हैं तो वहाँ से जो है पानी आ जा सकता है, लेकिन वहाँ पे वो लिक्विड अवस्था जैसे पानी में इतना प्रेशर नहीं होता कि इसको जो है तोड़ दे, ठीक है। तो ये जो है नहीं होगा। और मूरम क्या है, मूरम जो है चट्टानों से मिलके चट्टानों के विघटन से बनती है, ठीक है। ये मूरम ये एक स्टोन है जो समुद्री घोंघे होते हैं वहाँ जो उनके खोल होते हैं तो उनसे जो चट्टानी बने होती हैं वो मूरम होती है। और सॉफ्ट सैचुरेटेड सैंड और लूज सैंड, तो जो लूज रहेगी तो वहीं पे तो जो वाटर होगा वो जो फ्लो होगा उसका उसको जो है अपने प्रेशर से जो है उठा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और 46 नंबर क्या है, चिकनी मिट्टी में मृत्तिका की मात्रा है। तो देखिए चिकनी मिट्टी में जो मृत्तिका की मात्रा होती है वो 75% से अधिक नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे 46 नंबर जो है इसको हम सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकार वाली एकल कणिकामय संरचना मोटी कणिकामय मिट्टी की विशेषता है।
तो इसमें जो है 0.2 mm से जो बड़े आकार वाली एकल कणिकामय संरचना होगी वो मोटी कणिकामय की विशेषता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है उसे हम सही कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है एक्सपेंसिव सॉइल है, मतलब कि जिसमें प्रसार हो सके, एक्सपेंशन हो सके। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो जो है एक्सपेंसिव सॉइल है, क्योंकि इसका जो मिनरल होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल का जो क्ले मिनरल होता है वो जो है मोंट मोरिलोनाइट होता है। और मोंट मोरिलोनाइट में जो है एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर उसमें वाटर जाएगा तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, अगर वाटर निकल जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा। तो जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे, ठीक है। 49 नंबर क्या है, विच टाइप ऑफ सॉइल अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस विथ वाटर। तो जो है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। वाटर आएगा तो इसका वॉल्यूम जो है चेंज होगा, ठीक है ना, एक्सपेंड करेगी और वाटर निकलेगा श्रिंक करेगी। तो जो है ए वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। अब 50 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले। तो एक्टिविटी ऑफ क्ले के लिए कौन सा जो है मिनरल रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए यहाँ पे केओलिन दिया है, ईलाइट दिया है, सिलिका दिया है और मोंट मोरिलोनाइट दिया है। तो यहाँ पे क्या है, मोंट मोरिलोनाइट जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक अभी देखिए ध्यान में नहीं आ रहा, एक्टिविटी हम पर एक्टिव सॉइल बोलते हैं। एक्टिव सॉइल मतलब वो होती है कि जो वाटर के संपर्क में आने पे जो है कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है और कितना ज़्यादा श्रिंक कर रही है, ठीक है। तो मोंट मोरिलोनाइट में जो है एक्सपेंशन और श्रिंकेज की जो है ज़्यादा, इन दोनों मिनरल से जो है ज़्यादा क्षमता होती है, ठीक है। इसके बीच में जो खाली स्पेस होता है उसमें वाटर भर जाते हैं, वाटर के कण भर जाते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाती है, और फिर वो जब बाहर निकल जाते हैं तो वो श्रिंक कर जाती है। तो ये जो है मोंट मोरिलोनाइट जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 51 नंबर क्या है, फार फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल, बारीक कणों की, सॉरी देखिए यहाँ पढ़ते हैं, बारीक कणों की ससंजक मृदा के जल निकास के लिए निम्नलिखित विधि प्रयोग करते हैं। तो बारीक कणों के जल निकास के लिए जो है हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड का जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी क्या है, सस्ती है, महंगी है, टैल्क है या तलछट है। तो जो ब्लैक सॉइल है ये जो है तलछट है, ठीक ना, सेडिमेंट्री सॉइल है, चट्टानों के जो है विघटन से बनी होती है। अब 53 नंबर क्या कह रहा है, रेतीली मिट्टी की मध्यम अवस्था के लिए कितनी लंबी सीमा पट्टी का सुझाव दिया जाता है। तो जो है इसके लिए 60 से 90 मीटर, यहाँ पे इतनी लंबी जो है पट्टी का जो है सुझाव दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन जो है हम सही करेंगे। अब क्या है अगला क्वेश्चन, ए सॉइल कंपोज ऑफ लूज ग्रेन्ड, a soil composed of loose granular grained graded material which can be scored off with the same s with which it is deposit is known as। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक मृदा जो ढीली कणीय क्रमिक पदार्थ से निर्मित है तथा जो उतनी ही आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से जम जाती है, तो इस मृदा को क्या कहते हैं। तो सिल्टी लोम, इनकोहेरेंट एलुवियम, सैंडी क्ले या रिजिम सील। तो इसे जो है हम इनकोहेरेंट अबंधीय रेत हम बोलते हैं, ठीक है। जितनी आसानी से जो है ये डिपॉजिट होती है उतनी आसानी से जो है ये अ, अविभाजित भी हो जाती है, ठीक है ना, इसका जो है क्षरण भी हो जाता है, ठीक है। स्कोर मतलब कि उसका जो है कट जाना। तो जो इनकोहेरेंट एलुवियम है ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्या कह रहा है, इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर
द पार्टिकल्स अरेंज मोर आर लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए, किसमें जो है पैरेलल अरेंज होते हैं, ठीक है ना, किसमें ज़्यादा पैरेलल और इसमें जो structure होता है। जो देखिए यहाँ पे हाँ, सिंगल ग्रेन में जो है इसके कण होते हैं, हनीकॉम्ब में उनके बीच में जो है ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं, और फ्लोकुलेंट में वो छोटे छोटे जो है ऐसे ब्लॉक बना बना करके और एक जगह पे ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे ब्लॉक का, छोटे छोटे कणों का जो है पूरा एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, और ये ग्रुप जो है ऐसे ऐसे कई सारे ग्रुप जो होते हैं वो फ्लोकुलेंट होता है। और डिस्पर्स जो होता है स्ट्रक्चर, तो डिस्पर्स में जो है पैरेलल अरेंज होता है, ठीक है ना, ऐसे जो ये पार्टिकल हो गया क्ले का, और फिर इसके ऊपर एक और पार्टिकल हो गया, या इसके साइड में हो गया, फिर नीचे हो गया। तो जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है, किसी मिट्टी की संरचना में कण एक दूसरे से अधिक या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं, तो वो जो है डिस्पर्स स्ट्रक्चर में जो है होता है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण की भूवैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा को वर्गीकृत किया जाता है? परिपक्व मृदा, जलोढ़ मृदा, युवा मृदा या जीर्ण मृदा। तो इसके लिए हम जलोढ़ मृदा को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। ये जो है जलोढ़ मृदा वो होती है जो एलुवियल सॉइल होती है, उसकी का जो है हिंदी नाम है जलोढ़ मृदा। तो निर्माण की जो भूवैज्ञानिक क्रिया होती है उसमें जो है हम जलोढ़ मृदा को क्लासिफाई करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू endure alternate wet and dry condition for a long period without considerable deformation and loss of mechanical strength is called। तो अगर बहुत ज़्यादा समय तक जो है कोई भी मटेरियल जो है ड्राई और वेट हो रहा है, तो क्या होगा उसमें, जब वो वेट होगा तो फूल जाएगा, ठीक है, तो वो एक्सपेंड कर जाएगा। फिर वो ड्राई हो जाएगा तो श्रिंक कर जाएगा, तो वो जो है सिकुड़ जाएगा। तो बार बार कोई चीज़ फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, तो वो क्या होगा, जैसे हम एक वायर होता है उसे ऊपर नीचे नचा करके क्या तोड़ देते हैं, तो ठीक इसी तरह से कोई भी मटेरियल बार बार एक्सपेंड और सिकुड़ रहा है, तो वो क्या होगा कि वो जो है उसका अपक्षरण हो जाएगा, ठीक है ना, वो टूटने लगेगा धीरे धीरे। तो जब टूटने लगेगा तो उसे हम वेदरिंग बोलेंगे, ठीक है, वेदरिंग रेजिस्टेंस, अपक्षय प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बार बार श्रिंक और बार बार जो है संकुचन का जो विरोध करेगा, ठीक है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो वेदरिंग रेजिस्टेंस जो होगा ना उसका, वही उसका जो है मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है सही है। वाटर रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, परमेबिलिटी जो है वो अगर किसी भी सॉइल से या कोई भी चीज़ से अगर पानी जो है जितने मात्रा में प्रवाह हो रहा है वो उसकी परमेबिलिटी होगी। और वाटर रिटेंटिविटी मतलब कि वो अपने अंदर कितने वाटर को जो है संचित कर रहा है, तो ये जो है वाटर प्रतिधारणा होगी। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, लोएस इज ए सॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर। तो लोएस जो है किसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो लोएस जो है विंड बोर्न सॉइल इसके अंतर्गत आती है। जो लोएस सॉइल होती है वो वायु द्वारा जो है ट्रांसफ़र होके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होके बनी होती है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही कर देंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक्ले विच
कंटेन केओलनाइट हैज एक्टिविटी, तो जो केओलनाइट होता है इसकी एक्टिविटी जो है 0.4 होती है, ठीक है ना, 0.4। तो केओलिनाइट की जो एक्टिविटी होती है वो 0.4 होती है, तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द एक्सेस ऑफ सिलिका द कोहेशन बिटवीन अर्थ पार्टिकल। तो सिलिका की अगर मात्रा बढ़ा दी जाए तो जो क्ले के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो है कोहेशन जो है क्या होगा, ठीक है ना। तो जब सिलिका की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो जो कोहेशन होगा वो हाईली इंक्रीज हो जाएगा, नहीं स्लोली इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, और डज नॉट अफेक्टेड ये भी नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। जब क्ले के बीच में सैंड मिलाया जाएगा तो कोहेशन जो है बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे घटने की बात तीनों में नहीं है, डिस्ट्रॉय दिया है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे, ठीक है। 61 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रैक्टिकली इम्परमिएबल। तो प्रैक्टिकली जो है अपारगम्य जो है कौन सा है, तो देखिए ग्रेवल में जो है इसके कण बड़े बड़े होते हैं, तो इसके बीच में जो है खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पारगम्य है। सैंड मिक्सचर, अगर सैंड का कोई मिक्सचर है तो वो भी पारगम्य होता है, क्योंकि उसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं। कोर्स सैंड है तो सैंड में भी ये मोटे कण हैं इसके, तो ये भी पारगम्य होता है। और क्ले जो है ये पारगम्य नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि जो क्ले के कण होते हैं वो प्लेट शेप के होते हैं और वो जो है ऐसे पैरेलली जो है अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पैरेलली अरेंज है, तो इनके बीच में जो है वाटर कहाँ से होकर के जाएगा, ठीक है, ऐसे ही अरेंज होते हैं पैरेलल। और बाकी जो कण होते हैं वो इस तरह से कुछ होते हैं, तो इनके बीच में जो वॉइड्स है उनमें से जो है वाटर गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं गुजर पाता उतनी आसानी से। तो इम्परमिएबल यहाँ पे चारों चारों ऑप्शन में जो है क्ले दिख रहा है, और ये जो है सही कर देंगे। अब 62 नंबर क्या कह रहा है कि मैच करना है, ठीक है ना। दिया है टैलस, स्टील, लोएस और लेकस्ट्राइन। तो जो लेकस्ट्राइन सॉइल होती है वो तो झील में पाई जाती है, तो क्या ये पे डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ये मिल रहा है, सॉइल डिपॉजिट इन लेक बेड, तो इसका ये हो गया। और लोएस क्या होता है, विंड द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और टेलस क्या है, जो ग्रेविटी द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, कोलुवियल सॉइल, उसका जो उदाहरण है वो है टेलस, तो ए वाला का जो है बी सही हो गया। और बचा स्टील, तो जो ट्रांसफ़र होती है ग्लेशियर द्वारा उसे हम टील बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये सही होगा, तो मिलान कर लेंगे। डी वाला का डी सही है तो पहले और दूसरा सही होगा। ए वाले का क्या सही है, बी सही है, तो जो है दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए वाले का बी और बी वाले का सी और सी वाले का ए, और इसके बाद से डी वाले का डी, तो यहाँ पे जो है बी वाला जो ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अब क्या है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, क्या है ऑप्शन, इट इज़ फार्म ड्यू टू सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाई स्ट्रीम एंड रिवर, तो ये बात तो सही है, ये जल द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, ठीक है ना, जल धारा, और नदियों द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। इट इज़ डार्कर इन कलर, हाँ। दे कंटेन मेनली आयरन एंड मैग्नीशिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो चट्टानों से आता है और हमने तो पढ़ा नहीं अभी तक। दे आर लोमी सॉइल, तो ये लोमी सॉइल होती है, तो यहाँ पे जो है जो सी वाला ऑप्शन है उसे हम सही कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन जो है किसके कारण होती है, एडेशन के कारण, कोहेशन के कारण, या दोनों के कारण। तो जो कैपिलरी एक्शन होती है वो दोनों के कारण होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे
आसंजन और ससंजन दोनों जो है आकर्षण बल हैं, ठीक है। ससंजन जो है एक ही प्रकार के कणों के बीच में आकर्षण बल है, जबकि आसंजन जो है दो अलग अलग कणों के बीच में जो है आकर्षण बल है, ठीक है। तो जो है कैपिलरी होता है, कैपिलरी एक्शन, इसमें क्या होता है, वाटर चढ़ता है, ठीक है ना। तो ये जो है कोहेशन और एडहेशन जो है दोनों के कारण ही होता है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है उसे हम सही कर देंगे। अब 65 नंबर क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर। तो किसमें जो है कैपिलरी राइज अधिक होगा, तो जिसका जो है कणों का आकार जितना छोटा होगा उसमें कैपिलरी उतना अधिक हो जाएगा। तो सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, सैंड, क्ले। तो यहाँ पे सबसे छोटे कण क्या हैं, क्ले के हैं, तो यहाँ पे क्ले क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमने ऊपर देखा था, उसको एक्सप्लेन किया था, जो फार्मूला था उसके आधार पे H बराबर 4 सिग्मा कास थीटा अपन रो जी डी। तो जी जितना, डी का मान जितना छोटा होगा उतना ही जो है H का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्ले जो है कम है। देखिए यहाँ पे जो डायामीटर है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये डायामीटर है, और क्ले के कण अगर छोटे होंगे तो इनके बीच में जो वॉइड्स होगा वो कम होगा। तो मान लीजिए कि क्ले के कण हैं तो ऐसे हो गए और ऐसे जो है अरेंज हो गए। तो यहाँ पे तो हम ट्यूब की बात करते हैं, और यहाँ पे क्ले के कण जो है ऐसे वर्टिकली अरेंज हैं, तो इनके बीच में ये कैपिलरी जैसा रास्ता बन गया ना। तो जो क्ले के कण छोटे हैं तो ये बीच का जो रास्ता है वो भी पतला होगा, तो डायमीटर इसका जो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, डायमीटर कम होगा। अगर बड़े कण होंगे तो इनके बीच का जो बड़े कण होंगे तो इनके बीच का जो रास्ता होगा वो बड़ा होगा, तो डायमीटर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने कण छोटे होंगे तो कैपिलरी जो है उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। अब क्या है अगला क्वेश्चन, जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन से जो है सॉइल का जो है कौन सा जोन जो है प्रभावित होता है, कैपिलरी फ्रिंज, कैपिलरी फ्रिंज, कैपिलरी जोन, कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन, नाइदर कैपिलरी फ्रिंज नॉर कैपिलरी जोन। तो कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन जो है दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, ये जो है दोनों प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है ये सही कर देंगे। अब 67 नंबर का क्या कह रहा है, इंक्रीज इन इंक्रीज इन कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन सॉइल डिपेंड अपॉन। तो कैपिलरी राइज के लिए, कैपिलरी राइज के लिए जो है कह रहा है कि डिपेंड किस पे करेगा, तो ये जो है देखिए दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। वाइड्स, वाइड्स और ग्रेन साइज, जो कैपिलरी राइज जो है वाइड्स और ग्रेन साइज जो है दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ऊपर अभी मैंने बताया कि अगर ग्रेन साइज जितने छोटे होंगे तो उनके बीच में जो है खाली स्थान जो है उतना ही कम होगा, मतलब पतला होगा। तो जितना ज़्यादा पतला होगा तो वाटर जो है ऊपर उतना ही ज़्यादा चढ़ेगा, ठीक है। और वाइड्स की बात करें तो वाइड्स जो है जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उतना ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। वाइड्स अगर कम रहेंगे तो वो जो है ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोथ ऑप्शन दिया है, बोथ 1 एंड 2, वो जो है सही कर देंगे। अब अगला नंबर देखते हैं क्या है, अब इसमें मैच करना है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। लोएस्ट जो है क्या होती है, विंड द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो यहाँ पे दिख रहा है 3 नंबर, डिपॉजिट बाय विंड। एलुवियल सॉइल क्या होती है, वाटर द्वारा होती है, तो डिपॉजिट फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। तो यहाँ पे ए वाला सही कर देंगे 1। और मार्ल क्या होता है, और पीट क्या होता है, तो देखिए मार्ल जो है
और पीट, दो बच रहा है। तो डिपॉजिट ऑफ मरीन और ओरिजिन, और इसके बाद से है ऑर्गेनिक सॉइल। तो जो पीट होती है वो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्ल जो बच रहा है, चिकनी मिट्टी, ये जो है यहाँ पे डिपॉजिट इन मरीन ओरिजिन, तो यहाँ पे ये सही कर देंगे। तो क्या हो गया ऑप्शन इसमें सही? ए का जो है 4, तो ए के 4 के लिए बी और सी ऑप्शन सही है, और बी के लिए, सॉरी, ए के लिए 3, ठीक है ना। तो ए के 3 के लिए 1 पहला, और लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन सही है। और इसके बाद से है बी, तो बी के लिए चौथा ऑप्शन सही है। तो बी के लिए चौथा ऑप्शन सही है, तो ये दोनों आ रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सी वाला, तो सी के लिए 1 है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 69 नंबर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो क्या है? क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड। तो देखिए सैंड जो है ज़्यादा पोरस होता है, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन ही जो है गलत दिख रहा है मुझे। तो क्ले के कण जो है ऐसे प्लेटी शेप में होते हैं, और वो जो है ऐसे अरेंज होते हैं क्ले के कण, तो इनके बीच में जो है खाली स्थान ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सैंड के कण जो है ऐसे होते हैं, तो इनके बीच में जो है ज़्यादा खाली स्थान होता है, पोरस ये ज़्यादा होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन ही सही है, यही गलत है, ठीक है ना। और बाकी ऑप्शन जो है सही होंगे। हाँ, चलिए देख लेते हैं क्या है। परसेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी। तो ये बात सही है, जब ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो उसमें जो है उसकी बियरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी और वो ज़्यादा लोड जो है नहीं ले पाता। द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो विश्राम कोण भी चेंज होता है अगर मॉइस्चर कंटेंट जो चेंजिंग होगा तो। और नन ऑफ द एबव, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन था, तो उसको हम सही कर देंगे, गलत था। अब 70 नंबर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन। तो कह रहा है कि निम्न इन सॉइल में से किसका जो है ग्रेन्स का साइज जो है सबसे छोटा होता है। तो सिल्ट दिया है, सैंड दिया है, फाइन सैंड दिया है, और क्ले दिया है। तो हमने क्रम देखा था, क्ले, क्ले के बाद से सिल्ट, सील के बाद से सैंड, ठीक है, और सैंड के बाद से ग्रेवल, ग्रेवल के बाद से कोबल। तो सैंड में क्या है, सैंड को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला फाइन और दूसरा कोर्स। तो सबसे छोटा साइज क्या हो जाएगा? क्ले का। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन, सॉरी, बी वाला ऑप्शन जो है उसे हम सही कर देंगे, ठीक है ना। सबसे छोटा साइज जो है इसका हो जाएगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन, कि मृदा पिंड में उसके कणों का जमाव तथा वितरण आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम फैब्रिक नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? फैब्रिक। मृदा में उसके कणों का जमाव और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओलिन सॉइल। तो एओलिन सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द सॉइल हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। तो लो डेंसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है कि ये होती है, और इसके जो कण होते हैं वो लूजली जो है डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और फिर क्या है? द सॉइल इज डिपॉजिट बाय विंड। तो ये विंड द्वारा डिपॉजिट होती है। द सॉइल हैज़ लो परमेबिलिटी। तो देखिए इसकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लो कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, और ए और बी जो है सही है। तो यहाँ पे क्या सही कर देंगे? ओनली ए एंड बी, ठीक है। अगर यहाँ पे परमेबिलिटी देता हाई तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, अगर दिया होता तो जो है केवल सी वाला ऑप्शन जो है सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की सुघट्यता को उसके बढ़ते क्रम में प्रस्तुत किया गया है। सुघट्यता यानी कि प्लास्टिसिटी, ठीक है ना, प्लास्टिसिटी को बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो अब इसे मिलाना है, ठीक है। केओलिन, सिलिका, मोंट मोरिलोनाइट, इलाइल। तो जो मोंट मोरिलोनाइट होती है उसकी जो प्लास्टिसिटी जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है वाटर जो मिनरल है उसमें जो है वाटर एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा होता है, वाटर के इफेक्ट में आके वो जो है वो फूल जाता है और श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो उस मिट्टी को जिस आकार में हम जैसे ढालेंगे तो वो आसानी से ढल जाती है, ठीक है ना। और जो है वाटर कम सोखेगी, तो देखिए सबसे ज़्यादा माउंट मोरिलोनाइट वाटर सोखेगा, फिर इसके बाद से इडलाइट, फिर केओलनाइट, फिर इसके बाद से सिलिका। तो इस तरह से इसका क्रम है। तो सबसे ज़्यादा आसानी क्या होगी हमको, माउंट मोरिलोनाइट को जो है मॉडिफाई करने में, चाहे किसी भी आकृति में हम उसको ढालेंगे तो जो है ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे जो क्रम बनेगा वो जो है सी वाला जो है सही है, ठीक है ना। सी वाला क्रम, सिलिका, केओलनाइट, इलाइट और मोंट मोरिलोनाइट। तो सी वाला ऑप्शन को जो है हम सही कर देंगे। अब 74 नंबर क्या कह रहा है, अनवेटिंग कोहेसिव सॉइल। तो आर्द्रीकरण होने पर संसर्जनीय मृदा है, तो जब उसको हम क्या करेंगे, कोहेसिव सॉइल है तो जब वो जो है गीली होगी, ठीक है ना, यानी कि उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट जाएगा। तो देखिए कोहेसिव सॉइल है तो उसके उसमें जो स्ट्रेंथ है वो कणों के आकर्षण बल के कारण है, ठीक ना, प्लस माइनस जो चार्ज होता है इनका जो आपस में आकर्षण होता है इनके कारण होता है, इसमें जो है स्ट्रेंथ। तो अगर इसमें वाटर चला गया तो इन दो कणों के बीच में वाटर घुस गया यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो प्लस और माइनस का जो एट्रैक्शन था उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो वो उतना एट्रैक्शन रह नहीं जाएगा और वो घट जाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, लॉस परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रोथ, शियर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो है इनकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। लूज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो है इसकी जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और डिक्रीज देयर शियर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो है इसकी जो है शियर स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इलास्टिसिटी जो है एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, मटेरियल की क्षमता होती है, तो उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब 75 नंबर देखते हैं, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्ले जो है किसका एग्जाम्पल है, तो क्ले जो है एक्वा क्लूड का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर तो स्टोर रहता है लेकिन हम इसे निकाल नहीं पाते, तो उसे हम एक्वा क्लूड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में जो है वाइड्स कम होते हैं और वो ऐसे अरेंज होते हैं कि उसे हम पर्याप्त मात्रा में जितना हम वाटर चाहते हैं उतना जो है निकाल नहीं पाते। तो यहाँ पे जो क्ले है एक्वा क्लूड का जो है एग्जाम्पल है। अब 76 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड। तो विंड के द्वारा जो है लोएस जो होती है वो ट्रांसपोर्टेड होती है। क्विक सैंड इज, तो कह रहा है कि क्विक सैंड क्या है। देखिए क्विक सैंड कोई सैंड का प्रकार नहीं है। क्विक सैंड है, तो क्विक सैंड जो है कोई सैंड का प्रकार नहीं है, ये जो है एक कंडीशन है, ठीक। जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाई होता है, ये हाई बराबर होता है P - 1 /T,
तो जब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सैंड है और इसके नीचे वाटर जो है ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो जब वाटर का प्रेशर नीचे से इतना ज़्यादा हो गया कि इस सैंड को, ये सैंड है तो इस सैंड का कुछ प्रेशर होगा नीचे की तरफ, जो भार होगा, तो ये नीचे का प्रेशर और इसमें बराबर हो गया, ठीक है। जब ये आपस में बराबर हो वाटर जो है इसको ऊपर की तरफ जो है ढकेल देगा, ठीक है। तो अब जब लगेगा वो कि जैसे हम पानी को उबालते हैं किसी बर्तन में तो वो बॉईल करता है, तो वैसे ही लगेगा कि सैंड जो है बॉईल हो रहा है, ठीक है ना। आपने कहीं देखा होगा कि नीचे से कोई टंकी जा रही होती है, वाटर सप्लाई वाली पाइप, और जब वो फट जाती है तो लगता है जैसे वो उबल रहा है। तो यही जो है क्विक सैंड जो है वही एक कंडीशन है, वो लगता है कि बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई सैंड का प्रकार नहीं है, ये एक कंडीशन है। टाइप ऑफ सैंड, तो ये सैंड नहीं है। कोहेशनलेस सॉइल, ये भी नहीं है। फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, और इसके बाद से क्या है, फ्लो कोहेशन ऑकरिंग इन कोहेशनलेस सॉइल। तो देखिए कोहेसिव सॉइल रहेगा तो उसके कण तो आपस में चिपके रहेंगे, ठीक है। तो इनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और कोहेशनलेस सॉइल रहेगा तो उसके पार्टिकल जो है चिपके नहीं रहेंगे, उनमें कोई आकर्षण बल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ये डी वाला ऑप्शन है, ये सही कर देंगे, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो फ्लो कंडीशन है, एक क्विक सैंड क्या है, फ्लो कंडीशन है। अब 78 नंबर क्या कह रहा है, क्ले इज जनरली, तो क्ले जो है कोहेसिव है, ठीक है ना। क्ले क्या है, कोहेसिव है। इसके जो ये प्लेटी शेप में होता है, इसके कण, इसके पार्टिकल, और इनमें प्लस माइनस जो है इसके कारण जो है ये आकर्षित रहते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब 79 नंबर है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड। तो जो सॉइल वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब 80 नंबर क्या कह रहा है, ग्लेशियर सॉइल आर दोज, तो ग्लेशियर सॉइल, हिमानी मिट्टी कौन होती है, डिपॉजिट इन सी वाटर, तो ये नहीं होती है, मरीन सॉइल बोलते हैं उससे। डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ लेक, इसे हम लेकस्टाइन सॉइल बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, तो रनिंग वाटर से अगर ट्रांसपोर्टेड होगा तो उसे हम एलुवियल सॉइल बोलेंगे। और यहाँ पे नन ऑफ द एबव, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव सही कर देंगे। अब 81 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सीट, तो क्ले जो बना होता है वो क्ले मिनरल के जो अलग अलग सीट हो, मतलब वो अलग अलग सीट से बना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे, तो सिलिका सीट, मोरफाइट सीट, गिप्साइट सीट और ब्रूसाइट सीट। तो देखिए जब सिलिका के कण जो है सेंटर में रहते हैं तो उसे सिलिका सीट, और गिप्साइट सीट एल्यूमिनियम के रहते हैं, और एक और रहता है मैग्नीशियम या और कोई पार्टिकल रहता है तो उसे हम ब्रूसाइट सीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 सीट होती हैं, लेकिन ये मोरफाइट सीट जो है नहीं होती। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है उसे हम सही कर देंगे, ठीक है ना। ये जो है सीट का प्रकार नहीं है कोई। अब 82 नंबर क्या कह रहा है, एलुवियल सॉइल आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ट्रांसपोर्टेड बाय, सॉरी, एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय, तो एलुवियल सॉइल जो है वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही कर देंगे। अब क्या है अगला सवाल, पीलापन रंगत वाली महीन कण वाला वाली क्ले के कणों से मिश्रित पवन द्वारा परिवहित मृदा को कहते हैं। तो जब पवन की बात आ गई हवा की तो उसे हम लोएस कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम,
लो होल्स। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अब मिट्टी कैसे बनती है? तो मिट्टी जो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स बनती है। जब रॉक का वेदरिंग होता है तो उसी से जो है मिट्टी बनती है। देखिए हम सिविल इंजीनियरिंग में जब मिट्टी की बात करते हैं तो देखिए सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ग्रेवल हो गया, कोरल हो गया, ये सारे के सारे जो है मिट्टी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये क्या है? मिट्टी की श्रेणी में है। हम गांव में बात करते हैं जो खेती करते हैं वो वाली मिट्टी नहीं है। इन्हें जो है कणों के आधार पर डिफाइन किया गया है। और सैंड भी हमारे लिए क्या है? मिट्टी है। और जो ग्रेवल है वो भी क्या है? हमारे लिए मिट्टी है। और सिल्ट है वो भी हमारे लिए क्या है? मिट्टी है। तो यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है मिट्टी बनती है। तो ए वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। ठीक है ना? अब कह रहा है 85 नंबर। 85 नंबर क्या है? सॉइल पार्टिकल आर बाउंडेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। तो सॉइल पार्टिकल जो है आपस में किस प्रकार से बंधे रहते हैं? तो फ्रिक्शनल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज और वांडरवाल फोर्स। तो देखिए वांडरवाल फोर्सेज द्वारा जो है ये आपस में सॉइल पार्टिकल जो है बंधे रहते हैं। ठीक है, वांडरवाल जो फोर्स है वो जो है आकर्षण बल है। ठीक है ना? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ये जो है अपकेंद्री बल है। जब कोई गाड़ी या कोई पिंड जो है किसी सेंटर के अबाउट घूमता है तो उसके जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है वो चीज़ है। और ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी किसी वस्तु को जो है अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और फ्रिक्शन क्या है? दो परतों के बीच में जो रगड़ होता है और उसके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है तो वो जो है फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। अब 86 नंबर क्या है? एक्सपेंसिव सॉइल आर दोज विच जनरली कंसिस्ट। तो जो एक्सपेंसिव सॉइल होती है वो जो है मोंट मोरिलोनाइट रखती है। ठीक है ना? ये हम देख चुके हैं। क्या हो जाएगा? मोंट मोरिलोनाइट। अब अगला क्वेश्चन क्या है? सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ। तो सैंड पार्टिकल जो होते हैं वो क्वार्टर से बने होते हैं, ये हमने ऊपर देखा है। अब फिर क्या क्वेश्चन दे रहा है? प्रति इकाई आयतन वाला ठोस मृदा का निमग्न भार क्या कहलाता है? तो जो सबमर्ज्ड वेट होता है, यूनिट आयतन मतलब कि इकाई वॉल्यूम का जो सबमर्ज वेट होता है उसे हम बियॉन्ड वेट कहते हैं। ठीक है, निमग्न इकाई भार कहते हैं। ठीक है, बियॉन्ड यूनिट वेट या सबमर्ज, SUBMERGED, समर्ज यूनिट वेट। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है उसे सही कर देंगे हम। अब 89 नंबर क्या है? सॉइल कैन नॉट अचीव द, क्या लिख रहा है यहाँ पे? दिख नहीं रहा है। सॉइल कैन नॉट अचीव द कंसिस्टेंटी। तो यहाँ पे देखिए जो है समझ में नहीं आ रहा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द, इन सॉइल इंजीनियरिंग छोड़िए हिंदी में पढ़ते हैं। मृदा अभियांत्रिकी में सरंध्रता को परिभाषित करने वाला अनियम आयतन आयतनमितीय संबंध क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो है सरंध्रता कह रहा है यानी कि पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपान में टोटल वॉल्यूम। एन, पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा ऑप्शन में? चलिए देखते हैं। द वॉइड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर दिया है तो ये पहले गलत कर देंगे। द वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ एयर, तो एयर का भी नहीं होता। द वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहा है, तो ये भी गलत कर देंगे। द वाइड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू टोटल वॉल्यूम, तो ये वाला जो है ऑप्शन सही कर देंगे, ठीक है, डी वाला। अब क्या है, वाइड रेशियो इज डिफाइन एज द रेशियो, तो वाइड रेशियो को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपान वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो जो वाइड रेशियो होता है ये होता है, तो इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि कणों का जो आयतन है उसके अनुपात को से जो है हम डिफाइन करते हैं। बेसिक ऑफ सॉइल के अंतर्गत ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको जो है कोई क्वेश्चन गलत लगा हो या गलत नहीं बता दिया हो तो कृपया जो है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो जो है वीडियो को कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी क्वेश्चन जो है उसके लिए जो है वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।